एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायंस नाम का एक टॉपिक हमें पढ़ना है अलग से। यहां पर हम कार्बोकैटायन नहीं पढ़ रहे, यहां पर हम केवल ये देख रहे हैं कि किसी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में आई इफेक्ट का क्या रोल है। कार्बोकैटायन हम अलग से पढ़ने वाले हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर जस्ट गोइंग टू एनालाइज व्हाट इज द रोल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इन केस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बोकैटायन एक ऐसी स्पीशी होती है जिसमें एक प्लस चार्ज है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कार्बन पे प्लस चार्ज। मान लो यहाँ एक R1 ग्रुप लगा हो और यहाँ पर एक R2 ग्रुप लगा हो, R2 ऐसे, तो ये, और यहाँ पर R3। ये एक ट्राइगोनल प्लेनर शेप वाला ऐसा एक इंटरमीडिएट है, ऐसा प्लेनर है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना, ये प्लेनर है। यहां पर एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होती है, यहां पर एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होती है, और इसी की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, इसी की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है। ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही कम इसका लाइफ टाइम है, ठीक है ना, हाईली अनस्टेबल, ठीक है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0, ठीक है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 0, ठीक है ना। ये इसका हाइब्रिडेशन है sp2, शेप इसकी है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन is 6 and that's why it is an electron deficient, also called as electrophile. Electrophiles means electron seeking, ठीक है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किस तरह के ग्रुप की प्रेजेंस में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई, ठीक है ना। सो इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई ग्रुप्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विल इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ carbocation increases. So what will happen in presence of minus I group? Tell me. Stability will decrease. बात समझ में आ रही है? तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तब बढ़ेगी जब प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट हो, और अगर माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट हो तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए जरा देखो, अगर हमने सिंपल एल्काइल कार्बोकैटायंस लिया हो, जैसे ये टर्शरी है, सेकेंडरी ले ले, प्राइमरी ले ले, और मिथाइल कार्बोकैटायन ले ले, तो बताओ इसमें कितने प्लस आई ग्रुप्स हैं? बोलो। 3 प्लस आई ग्रुप्स हैं। ये मिथाइल जो है वो एल्काइल ग्रुप्स हैं जो प्लस आई के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। ये 3 प्लस आई ग्रुप्स वाला कार्बोकैटायन है, और इसमें कितने प्लस आई ग्रुप्स हैं बेटे? 2। दिस इज हैविंग 2 प्लस आई ग्रुप्स, और इसमें कितने प्लस आई ग्रुप है? 1, और इसमें नहीं है। तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बोलो। 321 या 123?
तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 321 और इसमें सबसे कम स्टेबल है मिथाइल कार्बोकेटाइन। जितना क्राउडेड कार्बोकेटाइन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यही तो फंडा है। बात समझ में आई? फिर एक क्वेश्चन है आपके लिए, बोलो जरा। ए बी सी, सी बी ए हो जाएगा। क्यों? सी को आपने सबसे ज्यादा कहा, ये टर्शरी है, ठीक है ना, और ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी। बात समझ में आई? नोट करो। इन दोनों कार्बोकेटाइंस में आप किसको ज्यादा स्टेबल बताओगे? ड्यूट्रोमिथाइल कार्बोकेटाइन है और एक है सिंपल मिथाइल कार्बोकेटाइन। Which is more stable? First is more stable than second. क्यों? क्योंकि D का प्लस आई H से ज्यादा होता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल और देखो। एक कार्बोकेटाइन है जिसके ऊपर मैंने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाया हुआ है, यानी जो कार्बन का पॉजिटिवली का चार्ज कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उस पर तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन उसके पास 3 CH3 ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। अगर मैं बारी बारी से इन CH3 ग्रुप्स को CD3 से रिप्लेस करता जाऊं तो आप क्या कहोगे स्टेबिलिटी के लिए? CD3 के इंट्रोडक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? क्यों? क्योंकि ड्यूटेरोमिथाइल का प्लस आई सिंपल मिथाइल से ज्यादा होता है। तो इनमें इन चारों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? बोलो। 4 3 2 1, यही तो हो जाएगा ना। नोट करें। इंडक्टिव इफेक्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन जैसा कि नाम से भी क्लियर है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो तो हम उस स्पीशी को कार्बेनाइन कहते हैं। कार्बेनाइन की खास बात यह होती है कि इस कार्बेनाइन पर एक नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ठीक है ना। और वैसे इसके पास R1 है, ठीक है ना, R2 है और R3। ये पिरामिडल शेप वाली स्ट्रक्चर होती है। ये भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है ना, हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है और इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0। इसका हाइब्रिडेशन है sp3 और इसकी शेप है पिरामिडल। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन इज 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन रखने वाले कार्बन को आप क्या बोलोगे जिसके पास नेगेटिव चार्ज भी है? इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। इलेक्ट्रॉन रिच को न्यूक्लियोफाइल्स भी कहा जाता है। न्यूक्लियोफाइल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको न्यूक्लियस से बड़ा स्नेह है। दे आर पॉजिटिव चार्ज सीकिंग स्पीशीज बिकॉज देमसेल्फ दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, राइट। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच कार्बेनायंस पर किस तरह के ग्रुप्स की उपस्थिति से स्टेबिलिटी बढ़ेगी? प्लस आई ग्रुप्स की या माइनस आई? तो इन प्रेजेंस ऑफ
minus I groups, stability of carbon ion increases. अभी बताता हूँ. And in presence of plus I groups, stability decreases. ठीक है, देख लो. मान लो हमने NO2 लिया और यहां पर ले लिया F, तो NO2 का माइनस आई F से ज्यादा होता है. हियर माइनस आई इज मोर. तो बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड. और F लिया है हमने, यहां NO2 ले लिया और यहां पर F ले लिया, लेकिन F को हमने क्लोज लिया, नेगेटिव चार्ज के नजदीक लिया. हालांकि F कमजोर है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के पास है इसलिए सेकेंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. यानी डिस्टेंस इज डोमिनेंट ओवर स्ट्रेंथ. डिस्टेंस कम होगी तो कमजोर वाला भी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा देगा. इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम NO2 और F में तो नहीं है. ठीक है ना? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, डिस्टेंस इज डोमिनेंट ओवर स्ट्रेंथ. Distance is dominant over strength. और from same distance, if there is NO2 and at the same distance there is F, but number of F are 2. I mean there are यहाँ पे दो फ्लोरो ग्रुप्स हैं और यहाँ एक ही NO2 ग्रुप है. NO2 स्ट्रांग है, लेकिन दो वीक का जो ओवरऑल पावर होगा वो ज्यादा हो जाएगा. ठीक है ना? तो इसमें भी सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से. यानी कि फ्रॉम द सेम डिस्टेंस नंबर इज डोमिनेंट ओवर स्ट्रेंथ. ठीक है ना? फ्रॉम सेम डिस्टेंस number is dominant over strength. From same distance number is dominant over strength. ठीक है ना? एक क्वेश्चन है आपके लिए. एक नेगेटिव चार्ज है यहां पर और F लग रहा है. F की डिस्टेंस वेरी कर रही है नेगेटिव चार्ज से. आपको बताना है कि इनमें से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा. क्या ये घटता जा रहा है? क्या स्टेबिलिटी कम होती जा रही है? क्यों? डिस्टेंस बढ़ने से आई इफेक्ट कम होता जाता है. ठीक है ना? डिस्टेंस बढ़ने से आई इफेक्ट कम होता जाता है. सेम डिस्टेंस पर आप देखें बेटे, सेम डिस्टेंस पर आप एक Cl लगाएं, मान लीजिए एक माइनस आई ग्रुप लगाएं, फिर 2 माइनस आई ग्रुप लगाएं, फिर 3 माइनस आई ग्रुप लगाएं. क्या कहना है आपका? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें? स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी जैसे ही नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की संख्या बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन भी बढ़ता जाएगा. बात समझ में आ रही? हाँ, ये भी Cl है, सॉरी. ठीक है ना? क्लियर होगी ये बात? समझ में आ गई बात? इसी तरह से थर्ड एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स एक ऑड इलेक्ट्रॉन शो करके इसको बताते हैं. एक फ्री रेडिकल के पास
एक R1 ग्रुप होता है, एक R2 ग्रुप होता है। ये बिल्कुल कार्बोकेटाइन के जैसा प्लेनर ट्राइगोनल होता है, R3 होता है इसमें। और एक P होती है अनहाइब्रिड P, जिसमें अकेला इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, ये भी वही है, ये भी है रिएक्शन इंटरमीडिएट, शॉर्ट लिव्ड और हाईली अनस्टेबल। और उसके अलावा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 3, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बोलो 1। ठीक है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, शेप है ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटाइन के जैसा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कार्बन इज 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन रखने वाला कोई इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगा या इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर की तलाश में रहते हैं। इसको एक अकेला इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन किस तरह के ग्रुप्स की प्रेजेंस में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, प्लस आई या माइनस आई? तो इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई ग्रुप्स, इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई ग्रुप्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीजेस। तो फिर इन प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप क्या होगा बेटे? स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है ना। इसका बिल्कुल ऑर्डर जो भी है सब कुछ कार्बोकेटाइन के जैसा है। आगे चलते हैं। मान लो ये टर्शरी फ्री रेडिकल ले लें, या फिर सेकेंडरी फ्री रेडिकल ले लें, या फिर प्राइमरी फ्री रेडिकल ले लें, या फिर मिथाइल फ्री रेडिकल ले लें। तो आप बताएं ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का? 321। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज 321 एंड मिथाइल फ्री रेडिकल इज द लीस्ट स्टेबल वन। ठीक है ना। कर दोगे इसमें? कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जरा करना है, एक क्वेश्चन करना। क्या स्टेबिलिटी होगी? सेकंड को आपने सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों बताया? टर्शरी है। उसके बाद फर्स्ट को ये सेकेंडरी, फिर थर्ड को जो कि प्राइमरी। समझ में आ रही बात? क्लियर है बात? पहले कॉलम में इंटरमीडिएट्स, दूसरे कॉलम में हाइब्रिडाइजेशन, तीसरे कॉलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। आपको हर कॉलम से एक एक मैच निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन है ए बी सी में कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। दूसरा कॉलम है पी क्यू आर, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर। चौथा कॉलम है, मतलब तीसरा कॉलम हो जाएगा एक्स वाई जेड, sp3, sp2, sp। UVW ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स।
बोलो ए के लिए PQR में से क्या मैच? बोलो आर। और XYZ में से वाई। और UVW में से। सारे क्वेश्चन करोगे? चलो सजेस्ट करो। बी के लिए बोलो PQR में से बोलो Q, XYZ में से X और UVW में से, ठीक है ना। सी के लिए बोलो PQR में से बोलो R, XYZ में से Y, UVW से B। तीनों तरह के इंटरमीडिएट्स का पूरा डिटेल कर दोगे? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डिनोट किया जा सके, और वो दोनों ही स्ट्रक्चर्स उसकी रियल स्ट्रक्चर्स ना हो, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हो। और रियल स्ट्रक्चर को या तो हम बना ना पावे, या अगर हमने बनाया तो भी वो किसी काम का नहीं हो, यूजफुल ना हो। तो ऐसे केस में ऐसा कहा जाता है कि उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए जरा देखो, अगर मान लो हमने ओजोन ले लिया, ओजोन की एनालिसिस से पहले हम सोच रहे थे कि इसमें दो तरह की बॉन्ड लेंथ होगी, एक डबल बॉन्ड जो छोटा होगा और एक सिंगल बॉन्ड जो थोड़ा सा लॉन्गर होगा। लेकिन जब ओजोन की एक्चुअल एनालिसिस की गई तो पता लगा कि ओजोन में ना तो कोई बॉन्ड छोटा है ना कोई बॉन्ड बड़ा है, दोनों ही बॉन्ड बराबर लंबाई के हैं और दोनों ही, इसका मतलब क्या है, और ना इसमें कोई डबल बॉन्ड है एग्जैक्टली, ना ही कोई सिंगल बॉन्ड है। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से लेके वहां तक घूम रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जब बेंजीन की एनालिसिस की गई, बेंजीन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, ठीक है ना, C6H6, जब इसकी एनालिसिस की गई, केकुले नाम के एक साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर प्रपोज की। बेंजीन के लिए 400 से अधिक स्ट्रक्चर्स प्रपोज की गई थी, जिसमें केकुले की स्ट्रक्चर को, केकुले नाम के एक साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर बनाई और इसी को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई। But more than 400 structures of benzene were proposed, not because benzene is very complicated, rather benzene is one of the most studied compound in organic chemistry. बेंजीन की डिस्कवरी हुई थी 1780s में, और इसकी इस केकुले की स्ट्रक्चर को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिलते मिलते 1930 आ गया, ठीक है ना। 100-150 साल लग गए केवल इसकी स्ट्रक्चर को स्टेब्लिश करने में और पूरी दुनिया में सर्वमान्य कराने में। इसलिए नहीं कि बेंजीन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि बेंजीन तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है और बहुत आसानी से मिलता है। घर में लाके रखो, केरोसिन की तरह होता है, लिक्विड होता है, बॉटल में भर के लाके घर में रख लो, मार्केट में मिल जाता है। बेंजीन की सारी रिएक्शन करवा लो, बेंजीन से नए बनने वाले प्रोडक्ट्स बना लो। लेकिन बेंजीन की खुद की स्ट्रक्चर को लेकर प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि उस जमाने में साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात नहीं की जाती थी। फिर आपने पढ़ा होगा, केकुले नाम का वो साइंटिस्ट था जिसको ड्रीम आया कि कुछ स्नेक्स, कुछ सांप खेल रहे हैं, फिर एक सांप ने अपनी पूंछ पकड़ रखी है, तो उसने कहा क्यों ना साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई जाए। फिर उसने ऐसी स्ट्रक्चर बनाई। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने स्ट्रक्चर बनाई, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है डिवार की स्ट्रक्चर, जिसमें उन्होंने ऐसे कहा कि सब बेंजीन की स्ट्रक्चर ये होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने बेंजीन की 3 स्ट्रक्चर्स बना दिए ऐसे। अच्छा, सब ने अपनी अपनी स्ट्रक्चर के सपोर्ट में कोई ना कोई ऐसा एविडेंस दिया जिसकी वजह से उसको डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। क्लाउज नाम के एक साइंटिस्ट ने सेंट्रिक स्ट्रक्चर बना दी। उन्होंने कहा कि सेंटर पे आके इसके बॉन्ड ऐसे वैनिश होते से नजर आते हैं, ये ऐसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ठीक है ना। बेयर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी डायगोनल स्ट्रक्चर्स बना दी। उन्होंने कहा साहब ये डायगोनल स्ट्रक्चर रहेगी, ठीक है ना। आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रिज्म स्ट्रक्चर बना दी। ये वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, मून वाले नहीं है, ठीक है ना। थील नाम के एक साइंटिस्ट ने उस समय बड़ा एडवांस थिंकिंग किया। उन्होंने कहा कि ये कुछ पार्शियल जैसा बॉन्ड लग रहा है, ऐसे पार्शियल बॉन्ड्स हैं इसमें। थील की थिंकिंग उस समय बहुत एडवांस थी। बाद में पता लगा कि ये जो बॉन्ड है ना, ये बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, घूमता रहता है, ठीक है ना। अगर बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड की लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, नॉर्मल सिंगल बॉन्ड की लेंथ, और नॉर्मल डबल बॉन्ड की लेंथ होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम। और बेंजीन में सभी बॉन्ड्स की लंबाई निकली 1.39 एंगस्ट्रॉम। ये ना तो डबल बॉन्ड के बराबर थी ना सिंगल बॉन्ड के बराबर थी। बॉन्ड ऑर्डर एक चीज होती है, बॉन्ड ऑर्डर।
जो सिंगल बॉन्ड के लिए 1 होती है, डबल बॉन्ड के लिए 2 होती है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 होती है। हालांकि ये इसकी डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, आप पढ़ेंगे बाद में। बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन के सभी बॉन्ड्स के लिए 1.5 निकला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेंजीन के सारे बॉन्ड ना तो सिंगल है ना डबल है, ये कुछ 1.5 जैसे बॉन्ड्स हैं। बात समझ में आ रही है? और बेंजीन एक रेगुलर हेक्सागन है। अगर इसमें 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड होते तो ये रेगुलर हेक्सागन ना होता, डबल बॉन्ड लॉन्गर होते, सिंगल बॉन्ड छोटा होता, फिर डबल बॉन्ड शॉर्टर होते और सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होते, ऐसे करके रेगुलर हेक्सागन नहीं बनता। लेकिन बेंजीन के सभी बॉन्ड्स की लंबाई एक जैसी है, यानी कि बेंजीन ना तो ऐसा है ना तो ऐसा है। बेंजीन कैसा है? बेंजीन में बॉन्ड जो है वो घूम रहे हैं ऐसे। लेकिन मोबाइल बॉन्ड की कोई थ्योरी हमारे पास नहीं है। Because of limitation of our theory, because we cannot show the reaction mechanism for any bond which is delocalized, we are compelled to use the structures which are imaginary structures because they are having static bonds. हमारे पास जो थ्योरी है किसी रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म शो करने की जो थ्योरी है, उसमें हमारे पास अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हम बॉन्ड तोड़ के बता देते हैं, डबल बॉन्ड है बॉन्ड तोड़ते हैं, सब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव रिएक्शन ऐसे हो जानी है। ट्रिपल बॉन्ड हो, स्टेटिक बॉन्ड को तोड़कर और उसकी मैकेनिज्म दिखाने की थ्योरी हमारे पास है। लेकिन डीलोकलाइज्ड बॉन्ड को, मोबाइल बॉन्ड को तोड़कर उसकी रिएक्शन को दिखाने की थ्योरी हमारे पास नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ आवर थ्योरी, ऑल्दो वी नो दैट दीज स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी, बट वी आर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट दीज स्ट्रक्चर्स बिकॉज वी वांट टू शो द मैकेनिज्म। बात समझ में आ रही है? तो जब भी कभी ऐसा हो कि किसी मॉलिक्यूल को शो करने के लिए कई सारी इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स का सहारा लेना पड़े और उनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की सारी रिएक्शंस का एक्सप्लेनेशन ना कर पाए, तो हम कहते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है। जिन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस हो रहा होता है उन मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड की लेंथ का डेटा भी हमारी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होता है और उन मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी भी जरूरत से ज्यादा होती है। कई सारी स्ट्रक्चर से शो करना पड़ता है, वो सभी स्ट्रक्चर्स इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, कोई भी स्ट्रक्चर रियल नहीं होती है और कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाती। जैसे कि बेंजीन की इन सारी स्ट्रक्चर्स का हमें कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसको डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। हालांकि ये स्ट्रक्चर्स बेंजीन की ये स्ट्रक्चर्स बेंजीन की ज्यादा प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन कर पाती हैं, लेकिन सभी का नहीं। बात समझ में आई? एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूं। ये ब्यूटाडाइईन ले लेते हैं, ब्यूटाडाइईन, ये है 1,3 ब्यूटाडाइईन या ब्यूटा 1,3 डाइईन बोलते हैं इसको। एल्कीन का नेचर होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट डाला जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो, तो ये बॉन्ड एक तरफ टूट जाता है, एक तरफ टूटने से एक तरफ प्लस बन जाता है, ये माइनस वाला एक तरफ, और हम इस तरह से बोलते हैं कि इसमें एडिशन रिएक्शन हो गई, सिंगल बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड का। ये एल्कीन की एडिशन रिएक्शन होती है। किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड का ये कैरेक्टर होता है कि वो एडिशन रिएक्शन शो करता है। अगर हमने ब्यूटाडाइन में HBr लिया और वो भी 1 इक्विवेलेंट लिया, इसका मतलब इसमें से जो H+ निकलेगा और जो Br- निकलेगा वो सिर्फ इतना ही होगा कि वो किसी एक डबल बॉन्ड पर एडिशन कर सके। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, अगर HBr कम मात्रा में है तो वो किसी एक डबल बॉन्ड को सिंगल कर देगा और दूसरा डबल बॉन्ड एज इट इज पड़ा रहेगा और इसको बोलेंगे 1,2 एडिशन, और बड़ा अच्छा था, ये प्रोडक्ट मिला भी। बट वेरी सरप्राइजिंगली वी गॉट अनदर प्रोडक्ट in which bond was shifted, double bond was shifted, and this was a 1,4 product, and rather this 1,4 product was the major one. ये कैसे हुआ? जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, इस स्ट्रक्चर को देखकर कम से कम इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की एक्सप्लेनेशन नहीं की जा सकती, ठीक है, और वही मेजर प्रोडक्ट है। जरूर कोई ना कोई कांड हुआ। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्यूटाडाइन की सारी पूरी कहानी नहीं कह रहा। तो क्या हुआ होगा? एक्चुअली ये ऐसे हुआ होगा कि ये इधर की ओर ऐसे बॉन्ड शिफ्ट हो गया। बॉन्ड शिफ्ट होने से एक स्ट्रक्चर इसकी और भी बनी जिसमें है माइनस और यहां पर हो गया प्लस, ठीक है ना। तो H+ ने यहां अटैक किया, Br- ने यहां अटैक किया। बात समझ में आई? यानी ब्यूटाडाइन ना तो ये है ना तो ये है। ब्यूटाडाइन की रियल स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसी है जिसमें ब्यूटाडाइन के 4 कार्बन है और पाई बॉन्ड यहां से लेके यहां तक शिफ्ट कर रहा है, ऐसे। बात समझ में आई? जब H ने यहां और Br ने यहां अटैक किया तो पहला प्रोडक्ट, H ने यहां और Br ने यहां अटैक किया तो दूसरा प्रोडक्ट। लेकिन घूमते फिरते बॉन्ड की रिएक्शन शो करने की थ्योरी हमारे पास नहीं है, इसलिए हालांकि हम जानते हैं कि ब्यूटाडाइन की ये स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर है, लेकिन हम इसे यूज नहीं करते। क्यों? इसको यूज करके हम इसकी रिएक्शंस नहीं बता पाएंगे। जब भी किसी मॉलिक्यूल में ऐसी स्थिति आए कि उस मॉलिक्यूल की कई सारी स्ट्रक्चर्स बनाई जाएं और वो सभी स्ट्रक्चर्स इमेजिनरी हों और उनमें से कोई एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन ना कर पाए,
तो इस फिनोमेनॉन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। बात समझ में आ रही है? रियल स्ट्रक्चर या तो हम बना नहीं सकते, या अगर हमने बनाया भी तो वो यूजफुल नहीं होती, ठीक है ना। और बॉन्ड लेंथ का डेटा भी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होता है। कहा जाता है कि ब्यूटाडाइन में ये जो बीच का सिंगल बॉन्ड है ये सामान्य सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि बार बार डबल में बदलता रहता है। क्लियर होगी बात? इथेन का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लॉन्गर है और ब्यूटाडाइन का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो सेंटर में है वो शॉर्टर है। ऐसा क्यों है? ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बताओगे रेजोनेंस की वजह से हो रहा है। क्लियर होगी बात? क्योंकि ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं ये रियल हाइब्रिड है। ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट इन द रियल हाइब्रिड, दैट मीन्स दे एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल हाइब्रिड, ठीक है ना। हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल हाइब्रिड की कोई ना कोई प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रही होती है। जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन कर दें उनको मेजर कंट्रीब्यूटर्स, जो कम प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन कर पाए उनको माइनर कंट्रीब्यूटर्स। कई बार इक्वल कंट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, जैसे बेंजीन के केस में। वापस आए एक बार यहां पर वापस आए। इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये इमेजिनरी होती हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हम शॉर्ट में बोलेंगे RS, या इनका एक और नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये इमेजिनरी हैं, इनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। ये जो है ना, ये है रियल हाइब्रिड। दिस इज द ओनली रियल स्ट्रक्चर विच इज मोस्ट स्टेबल विद लीस्ट एनर्जी। वो सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है और यहां से लेके यहां तक घूम रहे हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए केकुले ने कहा कि भाई कभी यहां भी हो सकता है, कभी यहां भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? और मैंने आपको ओजोनोलिसिस में बताया था कि ओजोनोलिसिस में ग्लाइऑक्सल का मिलना बेंजीन के केकुले स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल का मिलना, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में ये बात पढ़ी थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि तीनों डबल बॉन्ड जो बेंजीन के अंदर होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, वो फिक्स नहीं होते। उसके लिए हम लोगों ने ऑर्थोजाइलीन का ओजोनोलिसिस करके प्रोडक्ट्स बनाए थे। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम लोगों ने किया है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो जरा कुछ बातें लिखेंगे। मुझे बहुत सारी बातें बतानी पड़ती है और मुझे ये शक होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो हम लोग एक बार उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे, फिर मैं देखूंगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, नोट करोगे इसको? कर लो, नोट कर लो, फिर इसको फिर लिखते हैं जरा जो जो बोला मैंने। अ मॉलिक्यूल कैन बी शोन बाय, व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन बी शोन बाय 2 or more structures which are all imaginary. Sorry, I repeat, when a molecule can be shown by 2 or more structures which are all imaginary, and the real structure either cannot be shown or not useful, and the real structure either cannot be shown or not useful, then the phenomenon is known as resonance. Then the phenomenon is known as resonance. नीचे लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट लिखो, रियल हाइब्रिड RH, रियल हाइब्रिड RH इज द ओनली रियल स्ट्रक्चर, रियल हाइब्रिड RH इज द ओनली रियल स्ट्रक्चर with lowest energy and highest stability, with lowest energy and highest stability, less the energy greater the stability, यही नारा है। I repeat,
रियल हाइब्रिड इज द ओनली रियल स्ट्रक्चर विद लोएस्ट एनर्जी एंड हाईएस्ट स्टेबिलिटी। दूसरा पॉइंट लिख लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ब्रैकेट में लिखना आर एस, कैपिटल आर कैपिटल एस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर एस आर इमेजिनरी and called contributing structures. ठीक है? Now you understand what is the meaning of contribution. Contribution means they explain the properties of real hybrid. अगला पॉइंट लिख लो, the RS which contributes more, the RS which contributes more is major contributor. The RS which contributes more is major contributor with less energy and more stability. With less energy and more stability. ठीक है? अगला पॉइंट लिखो, the RS which contributes less, the RS which contributes less is minor contributor, is minor contributor with more energy and less stability. अगला पॉइंट लिखो, द आर एच रियल हाइब्रिड, द आर एच विद मोर आर एस इज मोर स्टेबल। द आर एच विद मोर आर एस इज मोर स्टेबल। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इन सम केसेस, in some cases equivalent RS are present. In some cases equivalent RS are present. ठीक है ना? इक्विवेलेंट RS को बोलने में हम इक्वल RS बोल देते हैं। इन सम केसेस इक्विवेलेंट RS आर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इन केस ऑफ इक्वल RS यानी इक्विवेलेंट RS, इन केस ऑफ इक्वल RS या इक्विवेलेंट RS, द स्टेबिलिटी इज स्पेशली वेरी हाई। द स्टेबिलिटी इज स्पेशली वेरी हाई। मैं बताना चाहता हूं, अभी हम लोगों ने ऊपर एक पॉइंट लिखा कि जिसके पास ज्यादा RS उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, लेकिन जिसके पास इक्वल RS उसकी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा, और तब वो ऊपर वाला रूल डिस्कार्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? अच्छा, तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ लिया कि जिन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होता है उनमें क्या क्या देखने को मिलता है। हमने देखा कि उनमें कई सारी स्ट्रक्चर पॉसिबल होती हैं, वो सभी स्ट्रक्चर इमेजिनरी होती हैं। रियल हाइब्रिड या तो हम बना नहीं सकते, अगर हमने बनाया तो वो मीनिंगफुल नहीं होता है। उसके अलावा हमने देखा कि जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या जिसको हम RS बोलते हैं, वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। दैट मीन्स दे एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल। उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर भी होता है, माइनर कंट्रीब्यूटर भी होता है, इक्वल कंट्रीब्यूटर्स भी होते हैं। जिसके पास ज्यादा RS होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसके पास इक्वल RS हो उसकी स्टेबिलिटी जरूरत से ज्यादा होती है, वगैरह वगैरह। ये सब सीन बन गया है, ठीक है ना? और एक सिंगल स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाती, ये भी हमने देख लिया है। रियल हाइब्रिड अकेली एक रियल स्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे कम एनर्जी वाली है। और RS में सभी की एनर्जी बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिसकी एनर्जी कम होती है वो मेजर कंट्रीब्यूटर ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो माइनर कंट्रीब्यूटर होता है, कम स्टेबल होता है। बात समझ में आ गई? लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, इस पर आते हैं, ठीक है ना? तो लिखो जरा, डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस लिखो। क्या डेफिनेशन लिखो? डेफिनेशन लिखो, द delocalization of pi electrons, the delocalization of pi electrons in parallel p orbitals
is known as resonance. I repeat, the delocalization of pi electrons in parallel p orbitals is known as resonance. पैरेलल p ऑर्बिटल्स में पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन ही रेजोनेंस कहलाता है। पाई इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो p ऑर्बिटल में रहते हैं। p ऑर्बिटल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाता है, चाहे वो बॉन्ड की फॉर्म में रहे, चाहे वो लोन पेयर की फॉर्म में रहे, चाहे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रहे। जो इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में रहता है, इस बात को मेंशन कर लीजिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल इज पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड रेजोनेंस, यानी कि पैरेलल p ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन ही रेजोनेंस कहलाता है। और p ऑर्बिटल को पैरेलल रहने के लिए एक बात जरूरी है कि पूरा का पूरा सिस्टम प्लेनर हो। एग्जांपल बताता हूं मैं ब्यूटाडाइइन का, आपका फेवरेट ये ब्यूटाडाइइन है। अब इसमें आप देखें ब्यूटा 1,3 डाइइन में आप देखें, इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं, ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं। इसमें इसका जो सिग्मा स्केलेटन है वो ऐसे, हर कार्बन पर 3-3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। एक पाई बॉन्ड बनना है, यू नो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड हाफ अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड हाफ बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर मान लो एक पाई बॉन्ड इन दो p ऑर्बिटलों के बीच में बन जाए तो एक पाई बॉन्ड जो है वो इन दो p ऑर्बिटलों के बीच में बन जाता है, ऐसा है। अब अगर ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाए तो फिर सामने वाली p ऑर्बिटल के पास जगह नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करे, तो वो अपने बॉन्ड को तोड़ के इसको वेकेट करता है सो दैट इट कैन रिसीव द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्या हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है कि बेसिकली पाई बॉन्ड तो बन गया बीच वाले ऑर्बिटलों के ऊपर। यहां एक ऑर्बिटल वेकेंट हो गई और यहां एक ऑर्बिटल ऐसी हो गई जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है। जो वेकेंट हो गई उसकी वजह से प्लस चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन पेयर वाली है उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज। इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमने फिरने लगता है पैरेलल p ऑर्बिटल्स में। p ऑर्बिटल्स के पैरेलल होने के लिए पूरे सिस्टम का प्लेनर होना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनों के ऐसे घूमने की वजह से पूरे सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और स्टेबिलिटी के लिए केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। ये तो बड़ी छोटी सी बात है कि इन्होंने कहा भाई तुम टहल लो थोड़ा इलेक्ट्रॉनों को, बात समझ में आ गई। तो पैरेलल p ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन ही रेजोनेंस कहलाता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो p ऑर्बिटल में रहते हैं। कौन कौन सी फॉर्म में रह सकते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्म में रह सकते हैं, लोन पेयर की फॉर्म में रह सकते हैं, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रह सकते हैं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस, या इसको ग्रामेटिकली सही कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर है कि रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम उस सिस्टम को बोलते हैं जिसमें पैरेलल p ऑर्बिटल्स हो और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हो या पाई इलेक्ट्रॉन हो। पैरेलल p ऑर्बिटल्स, कितनी पैरेलल p ऑर्बिटल्स हो? लिटरेचर में लिखा हुआ है कम से कम 3 हो, लेकिन हम देखेंगे कि कम से कम 2 पैरेलल p ऑर्बिटल्स में भी रेजोनेंस होता हुआ पाया गया, ठीक है ना। कौन कौन से केसेस में रेजोनेंस होता है जल्दी से बता देता हूं, ओवरऑल एक रफली बता देता हूं मैं। अगर कहीं ऐसा हो पाई सिग्मा प्लस चार्ज तो इसमें रेजोनेंस होता है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। पाई सिग्मा माइनस चार्ज, इसमें भी रेजोनेंस होगा, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। पाई सिग्मा लोन पेयर, इसमें भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और रेजोनेंस होगा। पाई सिग्मा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल वाला, इसमें भी रेजोनेंस होगा। या फिर पाई सिग्मा पाई, इसमें रेजोनेंस होगा। या फिर लोन पेयर और प्लस चार्ज अगर एडजेसेंट हो तो रेजोनेंस होता है। या फिर अगर नेगेटिव चार्ज और वेकेंट डी एडजेसेंट होता है, जहां पी काम नहीं आता वहां डी से भी काम चला लेते हैं, तो रेजोनेंस होता है। ये वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं जिनमें रेजोनेंस होता है। जहां कहीं भी जिस सिस्टम में भी रेजोनेंस हो रहा होगा उस सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जरूर इनमें से किसी एक के जैसा या इनमें से किसी 2 या 3 के कॉम्बिनेशन के जैसा होगा। यहां पर कार्बन 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 हो सकता है, कार्बन नॉन कार्बन हो सकता है, नॉन कार्बन नॉन कार्बन हो सकता है। एटम कोई भी लगे हो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अगर ऐसी है तो रेजोनेंस होगा, ठीक है ना। अगर पाई सिग्मा प्लस है, ऐसे भी ये देखो पाई सिग्मा प्लस तो भी रेजोनेंस होगा।
बताओ जरा मुझे, इस मॉलिक्यूल में ये एक ऑड क्यूमिलीन है, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? कौन सा वाला कॉन्जुगेशन है बोलो? पाई सिग्मा पाई। ये वाला पाई, बीच वाला पाई रेजोनेंस में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि आउट ऑफ प्लेन है। पैरेलल पी ऑर्बिटल सी केवल रेजोनेंस में शामिल हो पाती हैं और एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स पैरेलल नहीं होते। समझ में आ गई बात? इसमें बताओ जरा, क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, कौन सा? पाई सिग्मा लोन पेयर। बात समझ में आ रही है? किस एटम पे कितने लोन पेयर है ये आपको खुद पता होना चाहिए। लोन पेयर के बारे में बताया नहीं जाता, मैंने आपको बताया हुआ है 15th ग्रुप के एटम के ऊपर एक एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन फास्फोरस। 16th में 2-2 और 17th में 3। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग एक एक करके नेक्स्ट टर्म पे, यही क्वेश्चन है, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस। उसका पहला आंसर होगा व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद प्लस। दूसरा आंसर होगा व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद माइनस। ऐसे कर करके हम एक एक आंसर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है?